पुराने वक्तों की बात है कि किसी गांव में एक भिखारी रहता था जिसका नाम रामू था। वो भीख मांगने में बहुत ज्यादा माहिर था। लोगों को अपनी गुर्बत के ऐसे ऐसे किस्से सुनाता कि लोग उसे भीख दिए बगैर रह ना सकते। रामू इसी नुस्खे की वजह से बहुत अक्लमंद समझा जाता था। लोगों को चुटकियों में बेवकूफ बनाना उसके लिए जरा भी मुश्किल नहीं था। रामू का एक दोस्त भी था जिसका नाम मंगू था। मंगू उम्र और अकल दोनों में ही रामू से छोटा था, लेकिन रामू ने कभी मंगू के साथ छोटे बड़े का फर्क नहीं रखा था। वक्त पड़ने पर उसे अच्छे बुरे की तमीज सिखाता रहता था। चंद दिन मिलकर रहने की वजह से दोनों ने एक साथ मरने का फैसला कर लिया था। मंगू बिल्कुल बेवकूफ आदमी था। उसे पहले तो लोगों को बेवकूफ बनाना नहीं आता था, लेकिन कुछ दिन रामू के साथ गुजार कर वो दाव लगाना सीख गया था। यूं कह लीजिए कि रामू ने उसे काफी गुर सिखा दिए थे। दोनों का इस दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए दोनों हर वक्त साथ ही रहते थे। एक दिन खुदा की करनी ऐसी हुई कि बारिश बहुत ज्यादा हो गई। तूफान ऐसा था कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। इस तूफान की वजह से इस गांव में शदीद सैलाब आ गया। कच्चे मकान और टूटी फूटी झोंपड़ियों की वजह से सैलाब में पूरा गांव बह गया। हत्ता कि लोगों के माल मवेशी भी इसी पानी की नजर हो गए। और तो और इन दोनों की झोंपड़ियां भी बह निकली। अब इनके पास सर छुपाने के लिए कोई छत नहीं थी। सारा गांव दरहम बरहम हो गया था। इन दिनों एक इलाका अंधेर नगरी के नाम से बहुत मशहूर था। तभी इन दोनों ने इस इलाके में जाकर अपनी किस्मत आजमाने का फैसला कर लिया। चुनाचे अगले रोज इन्होंने अपने गांव को खैरबाद कह दिया। निकलते सूरज के साथ ही इन्होंने हल्का फुल्का नाश्ता किया और वहां से रुखसत होकर वो डूबते सूरज की तरफ चल पड़े। दोनों आपस में बातें करते जा रहे थे, जाने अब हमारा क्या बनेगा, काश गुर्बत भी रब किसी को ना दे। दोनों तेज कदम उठाने लगे। वो सूरज डूबने से पहले किसी मुनासिब ठिकाने पर पहुंचना चाहते थे ताकि कुछ खाने पीने को मिल जाए। अभी सूरज गुरूब होने में कुछ वक्त बाकी था कि वो एक शहर के कोने पर पहुंच गए। मुसलसल पैदल चलकर दोनों की हालत मरने वाली हो गई थी। मंगू ने गिरने के अंदाज में कहा, रामू मुझ में तो अब एक कदम भी उठाने की हिम्मत नहीं है। खुदा के लिए कुछ खाने का बंदोबस्त करो, वरना मंगू इधर ही पूरा हो जाएगा। रामू ने कहा, परेशान ना हो, तुम यहीं ठहरो, मैं अभी कहीं से खाने का बंदोबस्त करता हूं। ये कहकर रामू वहां से चला गया। मंगू भूख और प्यास की शिद्दत की वजह से बहुत तड़प रहा था। उसे जिंदगी की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। उधर रामू 2-4 घरों के दरवाजे पर गया और सदा लगाने लगा, खुदा के नाम पर इस मुसाफिर को कुछ खाने के लिए दे दो, सुबह से भूखा हूं। रामू सदा लगाने में पहले दिन से ही कारीगर था। जल्द ही रामू कुछ रोटियां और सब्जी ले आया। रामू को देखकर एकदम से जैसे मंगू की जान में जान आ गई थी। तभी दोनों ने सब्र शुक्र से उन्हें खाया। मंगू रामू को पहले दिन से अपना जिगरी यार समझे हुए था और आज उसे यकीन आ गया था कि रामू से बड़ा फ्राडिया इस दुनिया में कोई नहीं है। खैर, दोनों खाना खाने के बाद सुकून से एक दरख्त के नीचे सो गए। सुबह हुई तो उन्होंने भीख मांगने का बाकायदा तौर पर प्रोग्राम बनाया। वो शहर में निकल पड़े और हर दुकान वाले को अपनी गुर्बत के दुखड़े सुनाते रहे। तो किसी ने खुदा भला करके सदा बुलंद की। खैर, सारा दिन भीख मांगते रहे। शाम हुई तो अपने ठिकाने पर लौट आए। ये एक बरगद का दरख्त था। रात भी वो इसी के नीचे ही सोए थे। यहाँ पहुंचकर रामू ने कहा, अब हमारे पास कुछ पैसे जमा हो गए हैं, तुम यूं करो, बाजार से जरूरत की चीजें ले आओ। हम इसी दरख्त के नीचे एक झोंपड़ी डाल लेंगे और यहीं खाना पीने का इंतजाम करेंगे। मंगू ने खुश होकर कहा, ठीक है रामू, मैं अभी लाता हूं। खैर, वो पैसे लेकर चला गया। मंगू बाजार पहुंचा तो बाजार बहुत बारौनक था और इसमें खूब चहल पहल थी। वो एक मिठाई की दुकान पर रुका तो उसका जी ललचाने लगा। मिठाई की दुकान पर तरह तरह की मिठाइयां सजी हुई थी। उसने सोचा थोड़ी सी जलेबियां ही खरीद लूं, काफी दिन से जलेबी नहीं खाई। उसने पूछा, अरे मियाँ, जलेबियां क्या भाव हैं? दुकानदार ने कहा, यहाँ हर एक चीज टके सर है, जो भी लेना चाहते हो 1 टका दो और ले जाओ। मंगू ने बाजार को थोड़ा बहुत देखा और अपनी जरूरत का सामान लेकर वापस रामू के पास पहुंचा। रामू ने मंगू को जब इस तरह हांफते हुए देखा तो पूछा कि क्या बात है, हांफते क्यों आ रहे हो? और ये क्या, तुम इतने लिफाफे क्यों उठा लाए हो? मंगू ने खुशी से फूल कर कहा, रामू, हमारी तो लॉटरी लग गई है। रामू ने पूछा, क्या हुआ मंगू? कहने लगा, रामू, इस शहर में हर एक चीज 1 टका सेर बिकती है।
यहाँ तो मजे आ जाएंगे। रामू वैसे मैं तो कहता हूँ अब सारी उम्र यहीं रहेंगे। रामू उसकी बातें सुनकर चुप रह गया। उसके मुंह से कोई लफ्ज ना निकल सका। मंगू ने हैरान होकर पूछा, क्या बात है रामू, तुम्हें खुशी नहीं हुई? नहीं मंगू, मुझे कोई खुशी नहीं हुई। रामू, मगर क्यों? इधर तो सब कुछ सस्ता मिलता है, थोड़ी बहुत भीख मांग कर भी हम खूब चीजें खा सकते हैं। रामू ने फिक्रमंद होकर कहा, तुम बेवकूफ हो, यहाँ रहना ठीक नहीं है। मंगू ने कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? लगता है तुम्हारी थकान अभी तक दूर नहीं हुई। मैं तो यहाँ से हरगिज नहीं जाऊंगा। मुझे नहीं लगता इस जगह से ज्यादा मजे हमें कहीं और मिले। रामू ने जवाब दिया, इसीलिए तो कहता हूँ यहाँ रहना ठीक नहीं है। ये अंधेर नगरी है, यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है, हमारी जान भी जा सकती है। मंगू ने कहा, रामू तुम कुछ भी कहो, मैं इस शहर को छोड़कर नहीं जाऊंगा। रामू ने पूछा, मंगू अगर मैं यहाँ ना रुकूं? तो मंगू ने कहा, रामू तुम रुको या ना रुको, मैं यहीं रुकूंगा। रामू, मेरा तो मशवरा है तुम भी यहाँ से ना जाओ, जिंदगी के बाकी दिन यहीं ऐशो आराम से गुजारेंगे। रामू भी जिद पर उतर आया, नहीं मंगू, मैं यहाँ नहीं रह सकता। खैर दोनों ने सैर होकर खाना खाया और सोने के लिए लेट गए। लेकिन मंगू यहाँ जिंदगी गुजारने के हसीन सपने देखने लगा। सुबह ही तो दोनों ने मिलकर नाश्ता किया, लेकिन नाश्ते के बाद रामू उठकर खड़ा हो गया। मंगू ने रामू को देखा तो पूछा, कहाँ चले? रामू ने जवाब दिया, मैंने कहा था ना कि मैं यहाँ नहीं रह सकता, मुझे यहाँ रहने से खौफ आता है। मंगू ने कहा, मान जाओ रामू, इधर से ना जाओ। दुनिया के किसी कोने पर इतना ऐश नहीं है जितना इधर है। रामू ने कहा, मैं तो बस रात होने की वजह से ठहर गया था, अब 1 मिनट भी नहीं रुकूंगा। उसने अपना झोला कंधे पर डाला और शहर से बाहर जाने वाली सड़क पर निकल गया। मंगू ने रामू को जाते देखा तो बोला, ठहरो रामू, मैं तुम्हें शहर के बाहर छोड़ आता हूँ। ये कहकर मंगू भी उसके पीछे लपका। फिर दोनों साथ साथ कदम उठाने लगे। मंगू हैरान होकर कहने लगा, रामू आखिर तुम्हें यहाँ रहने में खतरा ही क्या है? हमारा काम तो भीख मांगना है, हमें कौन नुकसान पहुंचा सकता है? रामू ने जवाब दिया, इस वक्त तुम मेरी इन बातों को नहीं समझ सकते, लेकिन एक दिन आएगा जब तुम मेरी बातें याद करोगे और कहोगे कि काश मैंने रामू की बात मान ली होती। मंगू, मैं अब भी तुम्हें यही कहता हूँ, मेरे साथ चले चलो, लालच में ना आओ। मंगू ने जवाब दिया, हरगिज नहीं रामू, मैं इसी जगह रहूंगा। रामू ने थक कर कहा, अच्छा तो मेरी एक बात सुन लो, अगर कभी तुम किसी मुसीबत में पड़ जाओ तो रामू को जरूर याद करना, हो सकता है कि कुदरत मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेज दे। मंगू ने खुश होकर कहा, रामू अब मुझे लोगों को बेवकूफ़ बनाना आ गया है, तुम यूं ही फिक्रमंद हो रहे हो, मुझ पर कोई मुसीबत नहीं पड़ेगी। रामू ने कहा, मैं तुम्हें आखिरी बार कहता हूँ, मेरे साथ चलो। लेकिन मंगू ने साथ जाने से मुकम्मल इनकार कर दिया। मंगू ने अपने रहने के लिए घास फूस की एक झोंपड़ी बना ली और उसमें मजे से रहने लगा। वो हर फिक्र से आज़ाद था। सुबह उठकर भीख मांगने के लिए निकल खड़ा होता और जो 2-4 आने हाथ लगते वो उसकी ज़रूरत से कहीं ज़्यादा होते, क्योंकि हर चीज़ टके सेर मिल जाती थी। वो खूब पेट भर भर कर चीज़ें खाता और रामू को बेवकूफ़ ख्याल करके खूब हंसता और कहता, काश रामू यहाँ से ना जाता। मंगू हर वक्त खाने में लगा रहता, अब तो उसे कोई काम भी नहीं होता था। कई कई दिन भीख मांगने भी ना जाता, हर वक्त झोंपड़ी में खाने पीने की चीज़ों का ढेर लगा रहता और मंगू फुल मज़े से अपना वक्त गुजारने लगा। हर वक्त खाने और कोई काम ना करने की वजह से उसका जिस्म मोटा ताज़ा होने लगा। मंगू अपने मोटे होते जिस्म को देखकर बहुत खुश होता और मज़ीद ज़्यादा चीज़ें खाने लगता। रफ्ता रफ्ता उसका जिस्म फूलता जा रहा था और वो फूलकर इतना मोटा हो गया कि अब उसके लिए चलना भी मुश्किल हो गया। मंगू के पास से जब पैसे ख़त्म होने लगे वो बाजार में जाकर किसी चौराहे पर बैठ जाता। शहर के लोग उसके मोटापे पर हंसकर उसे कुछ ना कुछ दे देते, जिनसे वो फिर शेरों के हिसाब से चीज़ें खरीद कर झोंपड़ी में जमा कर लेता और ज़रूरत के हिसाब से खाने लगता। अब यही उसकी ज़िंदगी थी और उसका मोटापा रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा था। अब इस मुल्क के बादशाह का हाल देखिए। इस मुल्क का बादशाह खुद को बहुत अक्लमंद समझता था, लेकिन था वो एक नंबर का बेवकूफ़। एक दिन बादशाह अपने तख्त पर बैठा था, दरबार लगा हुआ था, तमाम दरबारी हाजिर थे। अचानक बादशाह के सामने एक शख्स को पकड़ कर लाया गया। बादशाह ने पूछा, ये शख्स कौन है? सिपाही ने जवाब दिया,
बादशाह सलामत इस शख्स को बाजार से पकड़ा गया है। यह बाजार में क्या कर रहा था जहां अपना इसने एक शख्स की जेब काटी है। बादशाह ने उससे पूछा कि इससे किसकी जेब काटी है। सिपाही बोला जिसकी जेब कटी है वो भी यहाँ बाहर ही मौजूद है। बादशाह ने कहा उसे पेश करो। उस शख्स को पेश किया गया। बादशाह ने उससे पूछा क्या इस शख्स ने तुम्हारी जेब काटी है। उसने खुश होकर कहा जी हाँ, मैं बाजार में सामान खरीद रहा था कि इसने मुझे पता ही नहीं चलने दिया और जेब काट कर ले उड़ा। बादशाह ने घबरा कर पूछा तुमने इसे जेब काटने ही क्यों दी। वो शख्स घबरा गया इससे पहले कि वो शख्स अपनी सफाई में कुछ कहता। बादशाह बोला तुम्हारी गफलत की सजा तुम्हें जरूर दी जाएगी। चुनाचे बादशाह ने हुक्म दिया जेब कतरे को छोड़ दो, क्योंकि ये तो लोगों को होशियार करने का फर्ज अंजाम दे रहा था, और जिसकी जेब कटी है उसे पकड़ लो। उसने अपनी जेब कटने ही क्यों दी। कल सुबह उसे शहर के चौराहे पर फांसी पर लटका दिया जाए। बादशाह का हुक्म सुनते ही जेब कतरे को छोड़ दिया गया और जिसकी जेब कटी थी उसे पकड़ लिया गया। दूसरे दिन चौराहे पर तिल धरने की जगह न थी। उस बेगुनाह शख्स को जंजीरों में जकड़कर चौराहे पर लाया गया। वो शख्स थर थर कांप रहा था। लोगों की तादाद में लम्हा ब लम्हा इजाफा हो रहा था। गर्मी की शिद्दत इतनी थी कि लोगों के लिए खड़ा होना महाल हो गया था। कुछ देर बाद बादशाह की सवारी आई। बादशाह एक ऊंची जगह पर खड़ा हो गया और उसने इशारा किया कि फांसी दे दी जाए। जल्लाद आगे बढ़ा। उसने फंदा उस आदमी की गर्दन में डाला, लेकिन फंदा ढीला था और वो शख्स जिसे फांसी दी जानी थी वो बहुत दुबला पतला था। जल्लाद हैरानो परेशान कभी फंदे और कभी उस आदमी की गर्दन को देखने लगा। बादशाह ने गुस्से के आलम में कहा क्या बात है, तुम इसे फांसी क्यों नहीं देते। जल्लाद कहने लगा आलम पना फांसी का फंदा ढीला है और इसकी गर्दन पतली है। अब मैं इसे फांसी दूं तो कैसे दूं। बादशाह ने ये सुना तो सोच में डूब गया। उसके वजीरों मुशीर भी सभी परेशान हो गए। सब मिलकर सोचने लगे कि फांसी कैसे दी जाए। थक हार कर बादशाह बोला तुम सब बिल्कुल ही बेवकूफ़ हो जो इतनी सी बात भी नहीं समझ सकते कि अगर इस शख्स की गर्दन में फांसी का फंदा नहीं आता तो इसे छोड़ दो और शहर में जिसकी भी गर्दन में फंदा फिट आ जाए उसे फांसी दे दो। बादशाह का हुक्म सुनकर सब लोग उसकी अक्लमंदी की दाद देने लगे और वो ऐसे शख्स की तलाश में निकल पड़े कि जिसकी गर्दन में ये फंदा फिट आ सके। सबसे पहले वो एक मोटे कसाई के पास पहुंचे। उन्होंने सोचा कि ये आदमी काफी मोटा है, इसलिए उम्मीद है इसकी गर्दन में ये फंदा फिट आ जाएगा। उन्होंने उससे कहा कि नीचे उतरो। कसाई सिपाहियों को देखकर घबरा गया, मगर मरता क्या ना करता, नीचे उतर आया। सिपाहियों ने फंदा उसकी गर्दन में डालकर देखा, लेकिन फंदा अभी भी ढीला था। उन्होंने मायूस होकर फंदा उसकी गर्दन से निकाल लिया और कहा जाओ तुम फांसी के लायक नहीं हो। इसी तरह वह लोगों के गले में फंदा डालकर देखते रहे, लेकिन फंदा चूंकि बहुत ढीला था इसलिए किसी की गर्दन में फिट नहीं आ रहा था। इत्तेफाक से मंगू भी उसी बाजार में एक हलवाई से मिठाई खरीद रहा था और दुकानदार मंगू से बहस कर रहा था कि भाई तुम इतने ज्यादा मोटे कैसे होते जा रहे हो, क्या तुम काम वगैरह नहीं करते। अभी यही बात हो रही थी कि इतने में सिपाही फंदा लेकर वहां पहुंच गए। सिपाहियों ने जब मंगू की हालत देखी तो वो बहुत ज्यादा खुश हुए। एक सिपाही ने मुस्कुराकर कहा बड़े मियाँ जरा अपनी गर्दन तो इधर करना। मंगू ने हैरान होकर कहा क्यों, क्या बात है। सिपाही ने जवाब दिया मामला ये है कि एक शख्स को फांसी दी जाने वाली थी, लेकिन उसकी गर्दन में हमारा फंदा फिट नहीं आया, इसलिए बादशाह सलामत ने हुक्म दिया है कि जिस शख्स की गर्दन में यह फंदा फिट आ जाए उसे फांसी पर चढ़ा दो। हम सुबह से किसी आदमी की तलाश में हैं, लेकिन अभी तक कोई आदमी ऐसा नहीं मिला जिसकी गर्दन में यह फंदा फिट आ जाए। अब तुम नजर आए हो, उम्मीद है कि तुम्हारी गर्दन में फंदा जरूर फिट आ जाएगा। मंगू ने चिल्लाकर कहा अरे तो ये कैसा इंसाफ है। सिपाही ने कहा कि यह हमारे बादशाह सलामत का इंसाफ है, उसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा सकता। यहाँ हर चीज टके से उनके हुक्म से बिकती है। सिपाहियों ने अपने साथियों को इशारा किया तो मंगू को फौरन जकड़ लिया। फिर जब फांसी का फंदा उसके गले में डाला गया तो वो बिल्कुल फिट आया। अब मंगू को मालूम हुआ कि रामू यहाँ रहने से क्यों डरता था। सिपाही ये देखकर बहुत खुश हुए और उसे कैद खाने की तरफ ले चले। अब मंगू को मालूम हुआ कि रामू यहाँ रहने से क्यों डरता था, लेकिन अब पछताने से क्या हासिल हो सकता था। उसे कैद खाने में डालकर बादशाह को ये खबर सुना दी गई कि एक ऐसा शख्स मिल गया है जिसके गले में फांसी का फंदा फिट आ गया है। बादशाह इस खबर को सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने उसी वक्त हुक्म दिया
कि उसे कल शहर के चौराहे पर फांसी पर लटका दिया जाए। मंगू को रामू की बातें बहुत याद आने लगी। अब सुनिए रामू का हाल। रामू इस शहर से निकला तो बहुत उदास था, क्योंकि उस शहर ने उसका यार मंगू छीन लिया था। वो हर गली हर नगर घूमता फिरा, जो रूखी सूखी मिलती उसी पर गुजारा करता, और अगला दिन निकलने पर फिर से भीख मांगने चला जाता। उसकी जिंदगी के दिन यूं ही गुजर रहे थे। एक दिन अचानक उसे अपने जिगरी यार मंगू का ख्याल आया। उसने सोचा कि चलकर देखना चाहिए कि वो किस हाल में है। ये सोचकर रामू ने उस शहर का रुख किया। सारा दिन चलते रहने के बाद वो शहर में दाखिल हुआ और उस जगह पहुंचा जहां उन्होंने क़याम किया था। उस जगह उसने एक झोंपड़ी देखी, लेकिन उसके अंदर उसका यार मौजूद नहीं था। वो उसे ढूंढता हुआ शहर के चौराहे की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे हर कोई शख्स चौराहे की तरफ बढ़ता हुआ नजर आया। उसने एक आदमी से पूछा कि ये सारे लोग चौराहे की तरफ क्यों जा रहे हैं। उसने बताया कि आज एक आदमी को चौराहे पर फांसी दी जाएगी। ये सब लोग वही तमाशा देखने जा रहे हैं। वो भी चौराहे की तरफ बढ़ने लगा। एक तरफ से उसे कुछ सिपाही आते हुए नजर आए। उनके साथ एक मोटा सादा आदमी बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। रामू ने उस मोटे आदमी को देखा तो पहचान ना सका। जब वो करीब आया तो मंगू की नजर रामू पर पड़ी। वो चिल्ला उठा, ओए रामू। रामू के कान खड़े हुए। अब रामू ने उस मोटे आदमी को गौर से देखा तो उसे पहचान लिया और हैरान होकर बोला, मंगू तुम इस हाल को कैसे पहुंचे। मंगू ने सारा माजरा सुना डाला। रामू ये सुनकर सोच में पड़ गया। फिर मंगू के कान के करीब मुंह ले जाकर बोला, अब तुम्हें बचाने की सिर्फ एक ही तदबीर है। मंगू खुश होकर बोला, वो क्या। रामू बोला, जब तुम्हें फांसी दी जाने लगे तो मैं कहूंगा कि फांसी मुझे दे दो। तुम कहना नहीं ये फांसी मुझे ही दे दो। बस तुम मेरी इस बात पर अमल करना। आगे तुम्हें बचाना मेरा काम है। रामू की बात सुनकर मंगू बहुत ज्यादा खुश हुआ और उसे यकीन हो गया कि रामू उसे फांसी लगने से जरूर बचा लेगा। वो चलते चलते चौराहे तक पहुंच गए। मंगू को फांसी के तख्ते पर खड़ा कर दिया गया। फंदा उसकी आंखों के सामने झूल रहा था, लेकिन मंगू उसे देखकर उल्टा खुश हो रहा था, क्योंकि वो जान गया था कि उसे फांसी नहीं आएगी। आखिरकार बादशाह की सवारी आई। लोगों ने उसे देखकर खुशी से नारे लगाए। बादशाह अपनी मखसूस जगह पर खड़ा हो गया। उसने एक नजर सारे मजमे पर डाली और बुलंद आवाज में कहने लगा, ऐ मेरी राया, आखिरकार हम ऐसे आदमी को पाने में कामयाब हो ही गए जिसके गले में ये फंदा फिट आ गया है। अब मैं हुक्म देता हूँ कि इसे फांसी दे दी जाए। जल्लाद ने ये सुनकर फांसी का फंदा हाथ में पकड़ा और उसे जग्गू की गर्दन में फंसाने लगा। ऐन उसी वक्त रांझा जोर से चिल्लाया, ठहरो ठहरो, इसको फांसी ना दो, बल्कि फांसी मुझे दो। सारे मजमे में सन्नाटा तारी हो गया। बादशाह चूक उठा। पूरा मजमा पलटकर रामू की तरफ देखने लगा। रामू मजमे से निकलकर फांसी के तख्ते की तरफ आ रहा था। बादशाह ने पूछा, कौन हो तुम और सरकारी कामों में दखल देने की तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई। रामू ने कहा कि इसकी जगह मुझे फांसी दे दो। उसका यार मंगू बोला, नहीं बादशाह सलामत, ये जुल्म ना कीजिए, फांसी मुझे ही दें। रामू बोला, हरगिज़ नहीं, फांसी मुझे ही दे दो। दोनों की बहस जारी थी, लेकिन सब लोग हैरान थे। आज तक उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसा कोई आदमी नहीं देखा था जो अपने आप को फांसी दिलाने के लिए जिद करे, और यहाँ तो ऐसे दो दो आदमी थे। बादशाह की हैरत का भी कोई ठिकाना नहीं था। बादशाह ने चिल्ला कर कहा, आखिर बात क्या है, तुम क्यों फांसी पाना चाहते हो। रामू ने कहा, बस यूं ही, आप इसको छोड़ दें और मुझे फांसी दे दें। बादशाह ने हैरान होकर कहा, तुम दोनों फांसी पाने के लिए इतने बेचैन क्यों हो। बादशाह की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। रामू ने बताना शुरू किया, दरअसल बात यह है बादशाह सलामत कि आज का दिन बहुत ही मुबारक है। आज के दिन जो भी फांसी पाएगा सीधा जन्नत में जाएगा। वैसे भी मरना तो एक दिन सबको है, इसलिए इस मोटे की बजाय आप मुझे फांसी दे दें। ये सुनना था कि दरबार में चारों तरफ से शोर सुनाई दिया, आप मुझे फांसी दें ताकि मैं सीधा जन्नत में चला जाऊं। बादशाह ने चूम कर सभी को देखा कि वो किसे फांसी दे और किसे ना दे। मंगू कभी हैरान होकर जिगरी यार को देखता और कभी मजमे को, और दिल ही दिल में खुश हो रहा था। बादशाह ने हाथों के इशारे से मजमे को खामोश किया और बोला, सबसे ज्यादा हकदार मैं हूँ, मैं तुम्हारा बादशाह हूँ, इसलिए आज फांसी पर चढ़कर मैं जन्नत में जाऊंगा। सब लोग हैरान हो गए। बादशाह के आगे कोई क्या कर सकता था। सब लोग बादशाह को फांसी के तख्ते पर जाते देखते रहे, यहाँ तक कि वो तख्ते पर चढ़ गया। मंगू खुदा का शुक्र अदा करते हुए नीचे उतरा। बादशाह ने जल्लाद को हुक्म दिया कि वो एक नया फंदा लाए
जो बादशाह की गर्दन में फिट आ सके। जल्लाद ने हुक्म की तामील की और बादशाह के गले में एक नया फंदा डाल दिया। चुनाचे बादशाह को फांसी दे दी गई। बादशाह की फांसी का ये मंजर लोग महव हैरत देखने में मशगूल थे कि इनका बादशाह सीधा जन्नत में जा रहा है। इस मौके से फायदा उठाते हुए रामू और मंगू दोनों चुपचाप दरबार से बाहर निकल आए और वहां से फरार हो गए। उन दोनों ने खुदा का शुक्र अदा किया कि दोनों की जान बच गई। उस दिन मंगू को यह बात समझ आ गई कि तजर्बाकार आदमी कभी भी किसी जगह पर मार नहीं खाता और हमेशा बड़ी उम्र के आदमी की बात मानने में ही भलाई होती है। और अगर दोस्त जिगरी यार हों और एक दूसरे से मुखलिस हों तो दुनिया के किसी भी कोने में नाकाम नहीं होते। यकीनन अपने आप को बड़ा समझ लेना सबसे छोटा होने की बड़ी निशानी है। बड़ों की बात में हमेशा भलाई छुपी होती है। तो दोस्तों, हमारा आज का ये वाक़या आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। और आप ये कहानी कहाँ से सुन रहे हैं हमें लाजमी बताइएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।